जहां युवती के परिजनों ने धरना खत्म किया। युवती के शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। परिजनों ने आरोपी सुफियान की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की है। मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की मांग भी की गई है। 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, एक सदस्य को नौकरी की भी मांग की जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, लखनऊ से खबर, जहां युवती के परिजनों ने बहरहाल धरने को खत्म कर दिया है। युवती के शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया है। साथ ही साथ मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की मांग भी की जा रही है। तुरंत गिरफ्तारी की मांग की गई है। 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए, परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए, ये मांग परिवार की ओर से की जा रही है। लेकिन जो आरोपी है उसको अभी भी कड़ी सजा की मांग आरोपियों की, माफ कीजिएगा, परिवार वालों की ओर से की जा रही है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस पूरे केस को चलाने की मांग परिवार वाले कर रहे हैं। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां युवती के परिवार वालों ने धरने को खत्म किया है और शव को अंतिम संस्कार के लिए परिवार वाले ले गए हैं। फांसी चाहिए और मेरे बेटे को नौकरी चाहिए और 50 लाख रुपए नगद चाहिए। फांसी भी चाहिए। रिजवान को फांसी दिया जाए, उसको फांसी दिया जाए। जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी हेतु हर संभव प्रयास सुनिश्चित किए जा रहे हैं। हमारी कई टीमें इस दिशा में काम कर रही हैं। अहर्निश रूप से रात दिन सीनियर स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग हो रही है। यह बात हमने उनके परिजनों को बताया है और उनके परिजन जो कार्रवाई है उसको भली भांति समझ भी रहे हैं। और इसके अतिरिक्त कुछ अन्य कतिपय मांगे हैं उनके परिवार से संबंधित, जीविकोपार्जन से संबंधित, जिसको कि सक्षम स्तर पर पहुंचाया जाएगा त्वरित गति से और यथासंभव उस पर समुचित कार्रवाई हेतु प्रयास भी किया जाए। आगे बढ़ते हैं और अब बात आजम खान की करेंगे। सपा नेता को राहत कोर्ट से नहीं मिली है। हेट स्पीच मामले में आजम खान को राहत नहीं मिली। इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत नहीं दी गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने याचिका जो लगाई गई थी उसे खारिज कर दिया है। हेट स्पीच मामले में ट्रायल रोकने की मांग की गई थी, लेकिन उस याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, सपा नेता आजम खान को हेट स्पीच के मामले में हाईकोर्ट की तरफ से कोई भी राहत नहीं मिली है। दरअसल एक याचिका लगाई गई थी, ट्रायल रोकने की मांग इस याचिका में की गई थी, लेकिन कोर्ट की तरफ से कोई राहत आजम खान को नहीं दी गई। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, सपा नेता आजम खान को हेट स्पीच के मामले में राहत नहीं दी गई। आजम खान को कोई राहत नहीं मिली। इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली और याचिका को खारिज किया गया है। पूरी जानकारी लेंगे। मोहम्मद मोइन हमारे संवाददाता सारा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद मोइन, क्या याचिका लगाई गई थी और कोर्ट की ओर से उस याचिका को खारिज भी किया गया था, पूरी जानकारी दें। देखिए, 2019 का जो हेट स्पीच का मामला था, जिस मामले में रामपुर की स्पेशल कोर्ट ने आजम खान को सजा सुनाई 3 साल की, उसी आधार पर उनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द हो गई। उस मामले में आजम खान ने पहले ही इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी और रामपुर की कोर्ट में जो ट्रायल चल रहा था उस ट्रायल को खत्म करने, उस पर रोक लगाए जाने की मांग की थी। वो मुकदमा लगातार चल रहा था और अब जब इस मामले में सुनवाई हुई तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस अर्जी को खारिज कर दिया और इस आधार पर खारिज कर दिया कि याचिका में जो प्रेयर की गई थी कि मुकदमे का ट्रायल रोक दिया जाए, तो उस मुकदमे में अदालत अपना फैसला सुना चुकी है। 27 अक्टूबर को फैसला सुना चुकी है, इसलिए ये याचिका अब औचित्यहीन हो गई है। हालांकि आजम खान के वकीलों की तरफ से उसमें कुछ संशोधन की बात कही गई, लेकिन जब उस कोर्ट ने उसे मंजूर नहीं दिया तो ये कहा जा सकता है कि हेट स्पीच मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट से भी आजम खान को फिलहाल राहत नहीं मिली हुई है और आजम खान की मुश्किलें आने वाले दिनों में और बढ़नी तय मानी जा रही हैं। ठीक है मोइन, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो हेट स्पीच का मामला जिसमें कि आजम की सदस्यता भी जा चुकी है, उस मामले को लेकर एक याचिका ट्रायल रोकने की मांग को लेकर लगाई गई थी, लेकिन वो याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। आगे बढ़ते हैं बुलंदशहर से अगली खबर, जहां एसएसपी ऑफिस की छत पर दो पक्ष आपस में भिड़े हैं। महिला के साथ जमकर मारपीट हुई है। दोनों पक्षों में जमकर ईंट पत्थर चले हैं। मारपीट और पत्थरबाजी में करीब 6 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने कई लोगों को जिसके बाद हिरासत में भी लिया है। बुलंदशहर से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। एसएसपी ऑफिस की छत, जहां पर दो पक्ष आपस में भिड़ गए हैं। महिला के साथ जमकर मारपीट की गई है। दोनों पक्षों में जमकर ईंट पत्थर चले हैं। मारपीट और पत्थरबाजी में करीब 6 लोग भी घायल बताए जा रहे हैं। अस्पताल में बहरहाल जिन्हें भर्ती करा दिया गया है। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में भी लिया है।
और चलिए अब बात करेंगे होने वाले उपचुनाव की। मुजफ्फरनगर से खबर, जहां भाजपा प्रत्याशी राजकुमारी सैनी कल अपना पर्चा भरेंगी। खतौली से भाजपा ने राजकुमारी सैनी को उम्मीदवार बनाया है। नामांकन दाखिल करने से पहले भाजपा की जनसभा होगी। सुबह 11 बजे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जनसभा करेंगे। कल यूपी उपचुनाव में नामांकन का आखिरी दिन है, तो ये बड़ी खबर आपको बता दें मुजफ्फरनगर से, जहां भाजपा प्रत्याशी राजकुमार सैनी कल आखिरी दिन, जो कि नामांकन की आखिरी तारीख है, कल के दिन अपना पर्चा भरेंगी। खतौली से भाजपा ने राजकुमारी सैनी को उम्मीदवार बनाया है। अभिषेक हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, राजकुमारी सैनी कल जब अपना नामांकन दाखिल करेंगी, कौन कौन से नेता मौजूद रह सकते हैं? क्या कोई समय जो निर्धारित किया गया हो, किस समय नामांकन दाखिल होगा? देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो पूर्व विधायक विक्रम सैनी जी हैं, उनकी पत्नी है राजकुमारी सैनी, वो आज लखनऊ में सिंबल लेने हैं। वहां से चल के वो कल पहुंचेंगी। कल बताया जा रहा है कि जो उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक, वो भी पहुंचेंगे। खतौली में एक विधानसभा है, वहाँ पे एक कार्यक्रम है, वहाँ वो उसको संबोधित करेंगे। उसके बाद वो 2 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि ब्रजेश पाठक मुख्यमंत्री हैं, वो हैं, और राजकुमारी जी अध्यक्ष हैं, वो भी पहुंचेंगे। कहीं ना कहीं ये भी बताया जा रहा है कि संजीव बालियान भी पहुंच सकते हैं। जी ठीक है अभिषेक, शुक्रिया जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, कल नामांकन दाखिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी पहुंचेंगी राजकुमारी सैनी। उनके साथ बीजेपी के कई बड़े नेता पहुंच सकते हैं, जैसा कि हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। सुबह 11 बजे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जनसभा भी करेंगे। यूपी उपचुनाव में नामांकन का आखिरी दिन है, और इस आखिरी के दिन में जितने भी प्रत्याशी इस वक्त नामांकन दाखिल करने से बचे हुए हैं, वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे, जिसमें कि भाजपा की प्रत्याशी राजकुमारी सैनी भी शामिल है। वहीं खतौली सीट से मदन भैया ने अपना नामांकन किया। मदन भैया सपा रालोद गठबंधन के प्रत्याशी हैं। यहां से विक्रम सैनी की पत्नी राजकुमारी सैनी भाजपा की प्रत्याशी हैं। 2022 में यह सीट विक्रम सैनी के पास थी, लेकिन सदस्यता रद्द होने के बाद उपचुनाव कराया जा रहा है। इस उपचुनाव में मदन भैया दमखम के साथ उतरे हैं और जीत का दावा भी कर रहे हैं। तो दोनों ही पार्टियों की तरफ से अपने अपने प्रत्याशी को उतार दिया गया है। मदन भैया का आज नामांकन हुआ। बाहुबली के तौर पर उन्हें जाना जाता है। सपा आरएलडी के संयुक्त प्रत्याशी हैं मदन भैया। खतौली विधानसभा उपचुनाव में आज राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी मदन भैया ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। उन्हीं से हम बात कर लेते हैं। मदन जी, आपसे जानना चाहूंगा, पहला पड़ाव है, आज पहला पड़ाव तो पार कर लिया, लेकिन मंजिल कितनी दूर मान रहे हैं? मंजिल समय पे है, निश्चिंत है और पास है। जो भी समय निश्चिंत है, 8 तारीख को मतगणना होगी। हमें पूर्ण उम्मीद है हम इस मिशन में कामयाब होंगे। अच्छा, क्या क्या मुद्दे रहेंगे जो जनता के बीच जाएंगे? चूंकि खतौली को भाई, चूंकि आप कहते हैं कि मैं यहाँ से हूँ, पूरे पश्चिम को जानता हूँ, तो ऐसे क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर जनता के बीच जाएंगे? देखिए, मुख्य मुद्दे हमारे भी वही हैं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों के मुद्दे हैं। किसानों के मुद्दे हैं, खमेरों के मुद्दे हैं। किसानों को उचित न्याय नहीं मिल रहा है, फसल का समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है, गन्ने का समर्थन मूल्य सही नहीं मिल रहा है, खाद महंगी हो चुकी है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी फैल रही है। ये एक ऐसे व्यापक मुद्दे हैं। और साथ में अल्पसंख्यकों को विशेष तौर से दलित वर्ग का उत्पीड़न किया जा रहा है। हमने देखा है कि फुलत गांव के कई युवा वर्ग जो है पुलिस के अत्याचार से, गोली कांड के बाद जो छोड़ के पंजाब में नौकरियां कर रहे हैं। हम चाहेंगे उनमें विश्वास बहाली करके उन्हें पुनः खतौली में लाएंगे। अच्छा, जो पीपल हेड़ा में उस दिन जयंत चौधरी जी आए थे, और जयंत चौधरी ने सीधा कहा था कि भाई चीनी मिलें तो शुरू हो गई हैं, गन्ने का भुगतान अभी तक किया नहीं है, किसानों की तमाम समस्याएं हैं। तो क्या ये एक बड़ा गन्ना जो है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश गन्ने की बेल्ट है, तो आपको लगता है गन्ना एक बड़ा मुद्दा बनने का? आपने स्वयं कहा है और जयंत जी ने भी कहा है, और यहाँ का जन जन बच्चा किसान का कह रहा है। ये मुद्दा भी है और इससे लोग त्रस्त भी हैं। आगे बढ़ते हैं। मैनपुरी उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, डिंपल यादव को समर्थन देने का जेडीयू ने ऐलान किया है। सपा उम्मीदवार डिंपल यादव को जेडीयू समर्थन देगी, ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। मैनपुरी उपचुनाव से जुड़ी ये खबर, डिंपल यादव जो कि समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं,
मैनपुरी की सीट से, विरासत की सीट है और इस बार यहां पर मुकाबला देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। बड़ी खबर इस बीच यही, डिंपल यादव को जेडीयू ने समर्थन देने का ऐलान किया है। सपा उम्मीदवार डिंपल यादव को जेडीयू का समर्थन इस बार मिलेगा, ये ऐलान जेडीयू की तरफ से किया गया है। आगे बढ़ते अगली खबर इटावा से, जहां सैफई में शिवपाल की कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग हुई है। मीटिंग से निकले पदाधिकारियों ने जानकारी दी है, शिवपाल ने डिंपल के लिए वोट करने का आदेश दिया है। बहू डिंपल के लिए वोट करो, शिवपाल यादव का ये कहना है। डिंपल हमारी बहू है, उसके प्रचार के लिए लगना है। दरअसल आपको ये भी बता दें, समाजवादी पार्टी की तरफ से स्टार प्रचारकों की एक लिस्ट जारी की गई, जिसमें कि शिवपाल का नाम भी शामिल था, साथ ही साथ आजम खान का नाम भी शामिल था। जो आज एसएस मेमोरियल में अपने कॉलेज में जो लोगों को, कार्यकर्ताओं को बुलाया था, मीटिंग ली गई थी, महत्वपूर्ण मीटिंग थी मैनपुरी उपचुनाव को लेकर के क्या निर्णय लेना है इसको लेकर उन्होंने अपने सभी लोगों को बुलाया था। हमारे साथ कुछ लोग हैं, मीटिंग खत्म हो चुकी है। सर क्या नाम है आपका? भागीरथ यादव। अच्छा, ये बताइए, जो शिवपाल सिंह ने मीटिंग बुलाई थी, आप सब लोग थे मीटिंग में, क्या निर्णय लिया गया है? निर्णय जी ली, साइकिल जिताओ, डिंपल को जितवाओ, डिंपल हमारी बड़ी बहू है जी। हाँ, तो फिर कितनी देर तक मीटिंग चली? क्या 2 घंटा? तो उन्होंने खुल के कह दिया डिंपल को जिताने के लिए? हाँ, और कम से कम वहाँ हो गए 4-5 हज़ार आदमी हुई थी उसमें मीटिंग, सब अच्छे अच्छे कार्यकर्ता थे उसमें। अच्छा, तो क्या प्रचार के लिए भी फिर शिवपाल सिंह निकल रहे हैं? हाँ, तो निकालिए। आगे बढ़ते हैं, आज देर रात अखिलेश शिवपाल की मुलाकात हो सकती है। डिंपल यादव के साथ शिवपाल यादव की मीटिंग हो सकती है। अखिलेश डिंपल से मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। शिवपाल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए डिंपल को समर्थन का ऐलान भी शिवपाल यादव करेंगे। इससे पहले शिवपाल का बयान भी सामने आ चुका है, घर की बहू है डिंपल यादव और उनको समर्थन दिया जाए। अब ये मुलाकात के बाद, मुलाकात में क्या बातचीत होती है और बातचीत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवपाल क्या कहते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल आज देर रात अखिलेश शिवपाल की मुलाकात हो सकती है, डिंपल यादव के साथ हो सकती है शिवपाल यादव की मीटिंग और अखिलेश और डिंपल से मुलाकात करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस शिवपाल करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए डिंपल को समर्थन का ऐलान भी शिवपाल यादव करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता दें, मुलाकात अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की हो सकती है। डिंपल यादव से भी शिवपाल यादव मुलाकात कर सकते हैं और इस मुलाकात के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, जिसमें कि डिंपल यादव को समर्थन का ऐलान शिवपाल करेंगे। आगे बढ़ते हैं दिल्ली से अगली खबर, जहां 144 हारी हुई सीटों को लेकर दिल्ली में बैठक। भाजपा मुख्यालय में जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक। स्मृति ईरानी, सुनील बंसल, अर्जुन मुंडा, धर्मेंद्र प्रधान इस बैठक में मौजूद है। 144 सीटों के क्लस्टर प्रभारियों की ये बैठक चल रही है। हारी हुई सीटों पर 2024 में जीत की रणनीति पर चर्चा की जा रही है, जिसमें तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, 144 हारी हुई सीटों को लेकर दिल्ली में मंथन चल रहा है, बैठक हो रही है। भाजपा मुख्यालय में जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक हो रही है, जिसमें कि स्मृति ईरानी, सुनील बंसल, अर्जुन मुंडा, धर्मेंद्र प्रधान मौजूद है। 144 सीटों के क्लस्टर प्रभारियों की ये बड़ी बैठक है। जिन सीटों पर हार हुई 24 में वहां कैसे जीत दर्ज की जा सकती है, इसको लेकर रणनीति पर चर्चा हो रही है। अविनाश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, 24 के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है और जो गलतियां पहले हुई है, 144 सीटों पर जो हार हुई है उन पर मंथन करना और वो हार दोबारा ना हो, वो हार जीत में बदले, इसके लिए तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। क्या जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल गुंजन, अगर बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में जहां भारतीय जनता पार्टी काफ़ी कम मार्जिन से जीती है, काफ़ी कम मार्जिन से हारी है और इसके अलावा अगर बात करें तो वो उन सीटों पर भी विचार कर रही है जहां पे चुनाव जीत सकती है। तो लिहाजा कुल ऐसी 144 सीट चिन्हित की गई है जहां पे 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी काफ़ी कम मार्जिन से हारी थी और जहाँ पे अब जीत की संभावनाएं हैं। तो इन सीटों को चिन्हित करके यहाँ पे तमाम महासचिवों की ड्यूटी लगाई गई थी। इसके अलावा अगर बात करें केंद्रीय मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई थी और प्रदेश के तमाम तरह जो मंत्री हैं उनकी ड्यूटी लगाई गई थी। तो अब उन 144 सीटों पर क्या फीडबैक है, आज अगर वर्तमान में चुनाव होते तो किस तरीके से वहां पे भाजपा की परिस्थिति रहने रही, तो इसको लेकर के एक रिव्यू बैठक की जा रही है और उन 144 सीटों में से कितनी सीट जीतने के स्थिति में भारतीय जनता पार्टी पहुंच चुकी है, इसको लेकर के भी मंथन किया जा रहा है। इनमें अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो 14 लोकसभा सीट फिलहाल भारतीय जनता पार्टी हारी हुई है, उस पर भी मंथन चल रहा है कि कैसे वहां पे 2024 के चुनाव पे मेहनत करें कि जिससे कि उन 14 सीटों पर भी जीत दर्ज की जा सके, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी ने सबसे बड़ा टारगेट
टारगेट सेट किया हुआ है 80 में से 80 लोकसभा सीट जीतने का। यह रिकॉर्ड अगर अब तक बात करें तो केवल एक बार जनता पार्टी ही उत्तर प्रदेश के अंदर सारी लोकसभा सीट जीत सकी है, अन्यथा आज तक कोई भी राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश के अंदर सारी लोकसभा सीटें नहीं जीत सका है। लेकिन बीजेपी ने इस बार लक्ष्य साध दिया है कि 80 में से 80 लोकसभा सीट जीतनी है, और उसका अगर परिणाम आप देखिए तो 2 लोकसभा सीट रामपुर और अगर बात करें तो आजमगढ़। मऊ से खबर, जहां गैंगस्टर एक्ट के मामले में मुख्तार अंसारी का बयान दर्ज किया गया है। दक्षिण टोला थाना में मुकदमे में बयान दर्ज हुआ है। मामले की अब अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। गैंगस्टर एक्ट के मामले में मुख्तार अंसारी का बयान दर्ज कर लिया गया है। दक्षिण टोला थाने में मुकदमे में बयान दर्ज हुआ है और अब इस पूरे मामले की जो अगली सुनवाई है वो 23 नवंबर को होनी है। बड़ी खबर आपको बता दें, मऊ से गैंगस्टर एक्ट के मामले में मुख्तार अंसारी का बयान दर्ज कर लिया गया है। दक्षिण टोला थाने में मुकदमे में बयान दर्ज किया गया है और अब इस पूरे मामले को लेकर जो सुनवाई होनी है उसकी तारीख भी सामने आ चुकी है। 23 नवंबर को पूरे मामले में अगली सुनवाई होगी। चलिए बड़ी खबर सीतापुर से, जहां थाना अध्यक्ष का महिला को अपशब्द बोलने पर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो कोतवाली के मिश्रक थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। इस गालीबाज थाना अध्यक्ष का अवध राज सिंह सेंगर है। वहीं सोशल मीडिया पर बदतमीज एसओ का वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने संज्ञान लेते हुए उसे लाइन हासिल कर लिया है और एसपी कार्यालय से अटैच जितेंद्र ओझा को मिश्रिक का नया थाना अध्यक्ष बनाया गया है। बताया जा रहा है कि अवध राज सिंह सेंगर जब मिश्रिक में एसआई के पद पर तैनात थे उसी दौरान का ये वीडियो है। अब वो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं जो सीतापुर से सामने आया है। गालीबाज थाना अध्यक्ष किस तरीके से इस वीडियो में गालियां देता हुआ नजर आ रहा है और ये वीडियो उसी दौरान वायरल हुआ है। एसपी ने आरोपी थाना अध्यक्ष को बहरहाल लाइन हासिल किया है। तू कानून चलाएगी, खाना तू चलाएगी मगर तू कैसे कर रही, तू कैसे कर रही, तू कौन है भाई, तू कानून चलाएगी, खाना तू चलाएगी मगर तू। और चलिए इसी खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।